देखो, आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कुंभ पर। क्या किस पे बात कर रहे हैं? कुंभ मेला। क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रयागराज में अभी कुंभ होने वाला है और ये सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा महोत्सव है। जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं उनके लिए, उनके लाइफ का अगर सबसे बड़ा कोई महोत्सव है तो वो कौन है? कुंभ है। तो आज हम कुंभ मेले पर बात करने वाले हैं और कुंभ से संबंधित हर एक विषय पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुंभ के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या क्या बात करेंगे ये भी देखेंगे, क्योंकि इस बार प्रयागराज में क्या होने वाला है? महाकुंभ होने वाला है। महाकुंभ और महाकुंभ मेला, मैं दोनों चीजें लिख लेता हूं जिससे आपको एक एक बातों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, हम क्या क्या बात करेंगे आज इस पूरे वीडियो में, थोड़ा उसको भी समझते हैं। पहली बात हम करेंगे कुंभ मेला के शाब्दिक अर्थ की। किसकी? कुंभ मेले के शाब्दिक अर्थ की, यानी इस शब्द का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, एक एक चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज हम बात करेंगे कि कुंभ मेले का, अपने शाब्दिक अर्थ पे बात करते हैं, आप कुंभ मेले का इतिहास पर बात करेंगे। किस पर? कुंभ मेले का इतिहास, यानी ये कब से मनाया जा रहा है इस पर बात करेंगे और ये कैसे शुरुआत हुई कुंभ मेला मनाने की, इस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, और तीसरा हम जो बात करने वाले हैं कि कुंभ मेला कहां कहां लगता है। कुंभ मेला कहां कहां लगता है, यानी क्या केवल प्रयागराज में ही लगता है जहां अभी 13 जनवरी से लगने वाला है, या फिर और भी स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला कहां कहां लगता है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तीसरा बात हम करेंगे। और चौथी बात हम करेंगे कि कोई भी कुंभ लग रहा है तो वो किस आधार पर लगता है। क्या जब भी लग रहा है ऐसे ही लग जा रहा है? नहीं। देखो, सनातन धर्म में की कोई भी चीजें हैं वो ऐसी नहीं है, वो सारी ग्रह नक्षत्रों की गतियों पर निर्धारित होती है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि कुंभ की तिथि निर्धारित कैसे होती है कि हाँ, इतने तारीख से इस बार कुंभ लगने वाला है। तो कुंभ का निर्धारण कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुंभ मेले का निर्धारण कैसे होता है, इस पर भी बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कुंभ मेले का निर्धारण कैसे होता है, हम इस पर भी बात करेंगे। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा। और पांचवा पॉइंट हमारा होगा कि इस बार प्रयागराज में कुंभ नहीं, महाकुंभ मेला लग रहा है। अलग बात है, क्या लग रहा है इस बार प्रयागराज में? प्रयागराज में इस बार 2025 को क्या लग रहा है? महाकुंभ मेला लग रहा है। तो ये महाकुंभ क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ मेले की, दूसरा हम बात करेंगे कुंभ मेले के शाब्दिक अर्थ की, तीसरी बात करेंगे कुंभ मेले के इतिहास की, चौथी हम बात करेंगे कुंभ मेला कहां कहां लगता है इस बारे में, और पांचवें बात करेंगे कि कुंभ मेले का निर्धारण आखिर होता कैसे है, कि ये मेला कब से लगने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। और पांचवा हमारा होगा कि इस बार जो प्रयागराज है वहां कुंभ नहीं महाकुंभ लग रहा है, तो ये महाकुंभ आखिर है क्या चीज, हम इस पर बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ मेला, दो शब्द अलग अलग है। कुंभ मेला दोनों शब्द जो है संस्कृत के हैं। किसके हैं? संस्कृत के। कुंभ का मतलब होता है कलश, चाहे आप मिट्टी का घड़ा बोल दो या कलश बोल दो, है या नहीं? कुंभ का मतलब होता है कलश। और मेले का मतलब होता है सभा या आपस में मिलना। क्या होता है मेले का अर्थ? सभा या आपस में मिलना। तो इससे दोनों शब्दों से मिलकर के कुंभ मेला बना है। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि आपस में मिलने का जो कारण है वो कलश है, जिस वजह से कुंभ की शुरुआत हो रही है। क्लियर हुआ? तो कुंभ का मतलब होता है कलश या घड़ा, और मेले का मतलब होता है आपस में मिलना या सभा। दो अलग अलग शाब्दिक अर्थ हैं। आपको समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि कुंभ मेले का इतिहास क्या है, कब से शुरुआत हुई। देखो, हमारे ग्रंथों में कई अलग अलग चीजों से शुरुआत की बात की गई, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रमाण हमें मिलता है कुंभ मेले की शुरुआत की, वो है देवताओं के समय की, जब क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। पॉइंट ये कि सर समुद्र मंथन आखिर किया क्यों गया? आपने सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत समुद्र मंथन। पॉइंट ये कि समुद्र मंथन आखिर किया क्यों गया? देखो, कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि, बड़े गुस्सैल ऋषि थे, कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने जो है इसको श्राप दिया, देवताओं को श्राप दिया कि आप शक्तिहीन हो जाओ। क्या हो जाओ? आप शक्तिहीन हो जाओ। अब आपको पता है देवता और राक्षस जो है पहले से ही आपस में क्या थे? वो बहुत ही बड़े दुश्मन थे। तो जब उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि आप शक्तिहीन हो जाओ, तो इसका फायदा उठाने आगे कौन? राक्षस। और राक्षसों ने कहा कि देखो, दुर्वासा ऋषि के श्राप से शक्तिहीन हो गए हैं देवता, इसलिए अब ये बहुत अच्छा समय है और आप क्या करो? देवताओं पर आक्रमण कर दो। और देवताओं पर बहुत तीव्रता से राक्षसों द्वारा आक्रमण किया गया। उनकी शक्ति, उनकी ताकत सारा खत्म हो गया था दुर्वासा ऋषि की वजह से। और कौन हार गए? देवता इस युद्ध में बुरी तरह हार गए और उन्हें स्वर्ग लोक से निकाल दिया गया। देवता भाग भाग के गए किसके पास? भगवान विष्णु के पास। क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु के पास गए और बताया कि देखो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो गई।
हमें निकाल दिया गया है स्वर्ग से भी और हम भटक रहे अंधेरों में, हम क्या करें बताओ आप। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि देखो, मैं आपको आपके उस श्राप जो है उससे आपको मुक्ति दिला सकता हूं। मैं आपको ऐसा करना चाहता हूं कि देवता कभी मरे ही ना। पहले देवता मरते थे, आप समझ रहे कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं देवताओं को ऐसा करना चाहता हूं कि देवता भगवान की तरह अमर हो जाए, मैं तुम्हें अमर बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, आप हमें अमर कैसे बनाओगे। तो उनका एक काम करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा और हमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो बोले समुद्र मंथन तो बहुत तगड़ा काम है। बोले हाँ मुझे भी पता है बहुत तगड़ा काम है। भगवान विष्णु ने कहा बहुत बड़ा काम है, ये अकेले देवताओं के बस का करना नहीं। तो बोले क्या करें। तो इंद्र को बोला गया कि तुम्हें जाकर के राक्षसों से मित्रता करनी होगी, संधि करनी होगी, और जब तुम राक्षसों से संधि करोगे तो तब ही वो जो है ये काम करने के लिए राजी हो जाएंगे और फिर देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करें और समुद्र मंथन से जो है अमृत निकलेगा और उस अमृत का पान मैं देवताओं को करा दूंगा, इससे देवता अमर हो जाएंगे। इंद्र ने कहा देखो ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि राक्षस मानने वाले ही नहीं है, फिर मित्रता तुम हारे हुए लोगों को तो वो तो पूछेंगे भी नहीं। उन्होंने इंद्र को पूछा देखो ये तुम्हारी विद्वता का प्रमाण है, आपको जाना पड़ेगा राक्षसों के पास और क्या करना पड़ेगा, आपको उनसे मित्रता करनी पड़ेगी। इंद्र गए, जैसे तैसे करके राक्षसों को मनाया, अमृत का जो है क्या दिया, अमृत का हवाला दिया, उन्हें लालच दिया, राक्षस बुद्धि मान गए अमृत के लिए। और देवताओं और राक्षसों के बीच में क्या हुआ, समुद्र मंथन करवाया गया। समुद्र मंथन से जो चीज निकली, सबसे प्रिय और सबसे पवित्र और सबसे कीमती जो चीज निकली वो थी अमृत। आप समझ रहे हो कि नहीं, क्या निकली, अमृत निकली। अब अमृत जैसे ही समुद्र देवता बाहर लेकर के आई समुद्र से, तो क्या हुआ होगा, इंद्र का एक पुत्र था जयंत, और इंद्र के पुत्र जयंत ने क्या किया, उस कलश को पकड़ा भाग गया आकाश मार्ग में। राक्षसों ने जैसे ही देखा कि इंद्र का बेटा क्या लेके चले गया है, अमृत को लेके चले गए, राक्षस उसके पीछे चले गए। आधे रास्ते में उन्होंने जयंत को पकड़ दिया। देवताओं और किसमें, राक्षसों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध 12 दिनों तक चला। इस युद्ध के बीच में कभी देवता जीत रहे, कभी राक्षस जीत रहे, और आपस में झपटा झपटी में जो है कई बार वो अमृत जो है छलक करके, क्योंकि वो घड़े में था, और वो छलक करके धरती पर गिरा। धरती पर ये कलश जब आसमान में देवता और राक्षस उस पे झपटा झपटी कर रहे थे, तो उसके झपटा झपटी के दौरान वो कलश से अमृत छलक करके नीचे गिरा धरती पर, और 4 स्थानों पर गिरा। कहां गिरा, 4 स्थानों पर गिरा। तो वो 4 स्थान मैं आपको बताता हूं कि वो 4 स्थान कहां हैं। हमने अभी तक इतिहास के बारे में थोड़ा लिखा, लेकिन इतिहास में ही कुंभ मेला कहां लगता है इस पर भी बात कर देते हैं। वो 4 स्थान है, ध्यान से सुनना। पहला स्थान है हरिद्वार में, क्योंकि सबसे पहले कहां पर गिरा वो अमृत, हरिद्वार में गिरा। क्लियर है। उसके बाद वो अमृत गिरा प्रयागराज में। कहां पर गिरा, प्रयागराज में। हरिद्वार में हर की पैड़ी के निकट, उसके बाद प्रयागराज में गिरा। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो गिरा कहां पर, उज्जैन में। उज्जैन महाकाल की नदी, उज्जैन में। उज्जैन कहां पर था, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गिरा। आप समझ रहे हो कि नहीं। और फिर चौथे नंबर पर वो गिरा कहां पर, वो मिला नासिक महाराष्ट्र में। कहां पर गया, जल्दी बताओ तो, नासिक महाराष्ट्र में गिरा, एमएच में, नासिक महाराष्ट्र में गिरा। इन 4 जगहों पर गिरा। इसी वजह से जहां पर अमृत गिरा वहां पे धरतीवासी गए और उन्होंने कहा कि यहाँ अमृत गिरा था, इतना पवित्र स्थान माना गया हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। इसलिए हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले जो है, उस अमृत जहां गिरता है वहां पर क्या होता है, हर 12 साल में क्या लगता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और कुंभ क्यों बोला हमने, ये शाब्दिक अर्थ पर बात कर दी। कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सनातन धर्मियों की। कहां कहां हो रहा कुंभ मेले का आयोजन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कौन सी नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। फिर ठीक 3 साल बाद, सुनना, ठीक 3 साल बाद प्रयागराज में कुंभ लगता है। किस नदी किनारे, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के किनारे। फिर ठीक 3 साल बाद उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किनारे कुंभ लगता है। और फिर ठीक 3 साल बाद नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे क्या लगता है, कुंभ लगता है। लेकिन आप सोचेंगे सर आपने तो कहा 12 साल में लगता है। एक बात बताओ, अगर हरिद्वार में आज लगा तो यहां जाते जाते तो 12 हो गया, तो जैसे ही वो लौट के हरिद्वार पे आएगा तो 12 साल नहीं हो जाएगा क्या। बोलो भाई, ये जैसे माने सोचो 3 साल बाद प्रयागराज में लगेगा, तो ये वापस लौट के जब तक हरिद्वार के बाद प्रयागराज की बारी आती है, क्या वो 12 साल नहीं हो जाएगा। जल्दी बताओ। इन सभी स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो आपने ये 3 चीजों को समझे। पहले कुंभ मेले का शाब्दिक अर्थ, दूसरा आप जानते कुंभ मेले का इतिहास कब से लगना शुरू हुआ, जब से वो अमृत छलक करके नीचे जहां जहां गिरा उन स्थानों पर कुंभ लगाया गया। तीसरी चीज हम समझे कि अब हमारे पास तीसरा कि कुंभ मेला कहां कहां लगता है, तो हमने बता दिया कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है।
क्लियर? बहुत जल्दी बताओ। अब आपके दिमाग में सबसे तगड़ा प्रश्न कि सर एक बात बताओ, कुंभ मेले का निर्धारण कैसे होता है? आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, आप एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने अभी कहा कि देवताओं और राक्षसों के बीच उस अमृत को लेकर 12 दिनों तक युद्ध हुआ। कितने दिनों तक? 12 दिनों में। और आपको बता दूं, देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है, तो इसलिए 12 दिन हो गए तो कितना वर्ष हो जाएगा? 12 वर्ष के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ। ठीक है, एक्चुअली में कुंभ मेले का निर्धारण जो होता है वो होता है सूर्य और बृहस्पति की गतियों पर आधारित। किस पर होता है? सूर्य और बृहस्पति का मूवमेंट पे आधारित होता है। अब आप सोचेंगे सर गतियों मतलब हम समझे नहीं। देखो, आप जानते हैं कि जो बृहस्पति है, जिसे आप इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाता है या नहीं? लेकिन आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सूर्य है वो किसका चक्कर लगाता है? गैलेक्सी, अपनी जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके सेंटर पॉइंट का चक्कर लगाता है। एक्चुअली आसमान में ग्रहों के अतिरिक्त नक्षत्र भी हैं। क्या है? नक्षत्र, उनको आप राशियां भी कहते हैं, राशियां, नक्षत्र मंडल, राशियां भी हैं। अब वो राशियां जो है वो 12 राशियां हैं, आकाशीय पिंड है वो 12 राशियां। इंसानों की राशियां कितनी होती है? बोलो जल्दी। 12 राशियां होती है। तो जब बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाता है, या सूर्य जो है जब गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट का चक्कर लगाता है, तो वो 12 राशियों से होकर गुजरते हैं, हमारे सभी ग्रह और सूर्य भी। अब देखो, तुम सोचो सर राशियां कैसे, मतलब ये तुला राशि, कर्क राशि, थोड़ा इस पर भी आ जाते हैं। एक्चुअली में उन आकाशीय पिंडों का जिस तरीके का शेप है ना, हमने उनको नाम वही दिया। जैसे राशि है तुला राशि, उस नक्षत्र का क्या है? शेप कैसा है? तराजू की तरह है। हमने राशि को नाम दिया कि हमने कहा कर्क राशि है, तो जो कर्क राशि वाला जो नक्षत्र होगा उसका शेप कैसा होगा? केकड़े की तरह होगा। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तब धरती पर कुंभ लगता है। जब सूर्य मेष राशि में होता है, सुनना जरा, जब सूर्य किसमें होता है? मेष राशि में होता है। एक एक बात को समझना। और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है। क्या कहा मैंने? बृहस्पति यानी जुपिटर किसमें होता है? कुंभ राशि में होता है। तब कहां पर कुंभ लगता है? तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, सुनना, जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, किसमें होते हैं? वृषभ राशि में, ठीक है कि नहीं? और सूर्य देव मकर राशि में होते हैं। किसमें होते हैं? सूर्य देव मकर राशि में होते हैं, तब कहां लगता है? प्रयागराज में कुंभ लगता है। 2 बातें अभी मैंने बताई। जब सूर्य मेष राशि में होता है और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो कहां कुंभ लगता है? और जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो कहां कुंभ लगता है? प्रयागराज में। क्या ये जब सूर्य प्लस बृहस्पति कहां होते हैं भाई? मेष राशि में होते हैं। एक एक बात को समझना। तब नासिक में कहां लगता है? तब नासिक में कुंभ लगता है। कहां लगता है? नासिक में। क्लियर है कि नहीं? कंफर्म? अब आपके पास चौथा पॉइंट सुनना, एक एक बात को बहुत तरीके से समझना। जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, किसमें? बृहस्पति जब जो है वो सिंह राशि में होते हैं, धुनना, और सूर्य जो है जब मेष राशि में होते हैं, ये दोनों एक ही जैसे हैं। बृहस्पति कहां होते हैं? सिंह राशि में, और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब कहां लगता है? तब उज्जैन में कुंभ लगता है। ठीक है कि नहीं? आपको चारों कुंभों का निर्धारण बता दिया मैंने। एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो, जब सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में, तो कहां लगता है? जब बृहस्पति और बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में, तो कहां लगता है? और जब सूर्य और बृहस्पति दोनों मेष राशि में होते तब कहां लगता है? नासिक। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते तब कहां लगता है? और इस उज्जैन को राशि को कुंभ को हम सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। कौन सा कुंभ? क्योंकि उस समय बृहस्पति कौन सी राशि में होते? सिंह राशि में। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और अभी मैंने 2 समय पहले बोला था कि सबसे पहले कहां लगता कुंभ, फिर 3 साल बाद, फिर 3 साल बाद, सॉरी नहीं, नासिक से पहले उज्जैन, और फिर बाद में नासिक में लगता है। क्लियर है कि नहीं? ये 12 दिन, देवताओं का 1 दिन और धरती का 1 वर्ष। तो देवताओं के 12 दिन और हमारे कितने वर्ष? 12 वर्ष। लेकिन जब देवताओं का 12 वर्ष होगा तो हमारा कितना समय होगा? 12 × 12 144 वर्ष। और 144 वर्ष में जो हमारे यहाँ कुंभ आयोजित होता है उसे हम क्या कहते हैं? महाकुंभ। जो हर 12 साल में हो रहा वो तो कुंभ हुआ, लेकिन देवताओं के 12 वर्ष में जो मेला लगता है हम उसे क्या कहते हैं? महाकुंभ मेला। और वो कितने वर्षों में होता है? 144 वर्षों में महाकुंभ मेले का आयोजन। समझ रहे कि नहीं? इस बार प्रयागराज में महाकुंभ कितने तारीख को? 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। करीब करीब 48 दिनों तक जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। क्लियर हुई कि नहीं? बताओ। और बहुत भव्य है। मैंने बार बार कह रहा हूं, सनातन धर्मियों के लिए ये सबसे बड़ा महोत्सव और ये सबसे बड़ा मेला है।